Myself Manish Kumar Trivedi, MT sir in Kota classes, HOD मैथमेटिक्स। और लास्ट क्लासेस से हम लोग मैट्रिक्स के विषय में टॉपिक के छोटे छोटे वीडियोस तैयार कर रहे हैं और आज हम लोग पहुंच गए हैं मैट्रिक्स मेथड्स के थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये टॉपिक के विषय में पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता दें आपको। ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक प्रॉब्लम आती है 6 मार्क्स की, ठीक है। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं यानी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस का, इसमें आप देखिएगा पिछले 10 साल में कम से कम 7 से 8 बार ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस की मेंस के अंदर प्रॉब्लम बनती ही बनती है। फिर अगर हम लोग जाते हैं एडवांस के केस में, तो एडवांस के केस में भी हमारे पास इसमें से एक ना एक प्रॉब्लम पिछले 5-7 साल में 1-2-3 बार आई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए देख लेते हैं। अभी हम लोग इसको बाय मैट्रिक्स मेथड देखेंगे, लेकिन इसको हम लोग 3 तरीके से देखेंगे एक्चुअल में। एक देखेंगे मैट्रिक्स मेथड के थ्रू, एक देखेंगे डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू और एक देखेंगे रैंक मेथड के थ्रू। रैंक आपके सिलेबस में, आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसकी मदद लेकर के वर्क कर सकते हैं। रैंक वाला जो टॉपिक है उसको बीटेक फर्स्ट ईयर वाले भी इग्नोर ना कर, मतलब वो भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि उनका फर्स्ट यूनिट जो है वो इसी के लिए ही यूज़ होगा। ओके, ठीक है। तो फिलहाल सभी के लिए बेनिफिशियल है जो आईआईटी मतलब क्लियर करके जाएंगे, यानी बीटेक में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आइए अब मैं बात कर लेता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी कि आपको जो इक्वेशंस दी जाएंगी यहाँ पर वो आपकी 2 वेरिएबल फॉर्म में हो या 3 वेरिएबल फॉर्म में हो। अभी मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ 3 वेरिएबल फॉर्म में। 2 वेरिएबल फॉर्म का जो चार्ट है मैं आपको जस्ट इसके बाद दिखा दूंगा। तो 3 वेरिएबल फॉर्म को बाय मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, अब ध्यान दीजिएगा ज़रा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये जो मैट्रिक्स मेथड है, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन लिखने से क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। C1 D1 A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2 A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। ओके, अगर मैं इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखूँ, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये आ गया आपका Ax इक्वल टू B। तो A जो पोर्शन है बेटा, A पोर्शन जो है आपका वो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, और ये कैसा मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इसके बाद जो x आ रहा है, x क्या है? वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसी तरीके से जो ये आपको B दिख रहा है ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स, और ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि B इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ठीक है। तो फिलहाल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए ये आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए, है ना। देखिए थोड़ा सा मैच भी खा रही है, प्लेन की तरीके नहीं लग रही वेक्टर 3D में आपने जो प्लेन किया था। तो ये जो आपकी इक्वेशन, तो यहाँ पर मैट्रिक्स की 2016 में एक प्रॉब्लम भी आई थी जिसमें मैट्रिक्स की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको प्लेन के साथ कोरिलेट किया गया था, यानी 3D के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रैंक बाय रैंक मेथड जब करवाऊंगा तो उसके बाद मैं उसको प्लेन के साथ भी कोरिलेट कर दूंगा। फिलहाल तो अभी देखते हैं, शुरुआती दौर है अभी तो, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म से हम इसको क्या लिख सकते हैं? Ax इक्वल टू B फॉर्म में। A यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x यहाँ वेरिएबल मैट्रिक्स है और B यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं फिर से अपने चार्ट में। जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने ये लिखी हैं, इनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब मैं आपको पहले बता दूं होमोजीनियस इक्वेशंस क्या है। होमोजीनियस इक्वेशंस वो वैल्यूज हैं जिनका B मतलब D1 D2 D3। मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर। जैसे इसको थोड़ा हटा देते हैं, फिर उसमें से देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, A का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट। तो कितना आ गया? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, और B का मतलब क्या है? कॉलम मैट्रिक्स D1 D2
D3। ओके, ये देखिए 3 इंटू 1 की है, ये 3 इंटू 3 की है। ओके, और x जो है हमारे पास क्या है, वो है x y z यानी 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, B जो है यानी कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स जो है वो अगर ज़ीरो है, ये अगर पूरे 0 0 0 है तो उस केस में ये होमोजेनियस इक्वेशन होगी। अगर ये एक भी एलिमेंट अगर इसमें नॉन जीरो है तो फिर ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में चली जाएगी। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। कैसे किया है, B = 0 और B ≠ equal to 0। यहाँ तक समझ में आया पहले तो? ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस पे। होमोजेनियस इक्वेशंस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका आता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, यानी कि अगर जो आपका वेरिएबल है उनके सभी की एक यूनिक वैल्यू होगी और उस यूनिक वैल्यू और कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। यानी यहाँ पर x y z जो भी आपके वेरिएबल्स मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, 0। यहाँ पर x भी 0 होगा, y भी 0 और z भी 0, इसीलिए इसको कैसा सोल्यूशन बोलते हैं, जीरो सोल्यूशन। ओके, यही आपका यूनिक सॉल्यूशंस के लिए काम करेगा। अच्छा, ये पहचान करने के लिए ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं ना यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए कर क्या रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में ये पहचान करने के लिए यूनिक है कि इनफाइनाइट है, तो उसके लिए जो आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको आपको क्या करना होगा, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू देखनी होगी। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी नॉन सिंगुलर आती है, तो अगर मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर आती है तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स आती है तो फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन शो करेगा। ओके, अब क्वेश्चन कहाँ पर बनता है, क्वेश्चन आपका मेंस में जा करके देखिएगा। मेंस में कम से कम 10 साल में 5 से 7 बार आपके पास यहाँ से आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फलाने फलाने। क्या होगा उसमें, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, इक्वेशन में यहाँ पर कोई ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ कहीं पर लैम्डा m यानी कोई पैरामीटर लगा देगा और उसके बाद पूछेगा कि अगर ये फंक्शन हमारे ये जो इक्वेशंस हैं ये अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन शो कर रहे हैं या नॉन जीरो सॉल्यूशन शो कर रहे हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन शो कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि उस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई है तो आप क्या करते हैं, सीधे आप यहाँ पर उसका डिटरमिनेंट को 0 कर देते हैं और वहाँ से उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी तरीके से जब हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो केस आते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जब कंसिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से हम दो में डिवाइड करते हैं इसको, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। जबकि इनकंसिस्टेंट में हमें क्या मिलता है, नो सोल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, वही के देखिए, दोनों में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों के लिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके पास था, नो सॉल्यूशन का केस नहीं था, तो इसलिए ए डिटरमिनेंट अगर एक 0 है तो आपका कंडीशंस आपको जानकारी हो जाते थे। लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है बेटा कि यहाँ पर ए डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। ए डिटरमिनेंट 0 तो आ रहा है, लेकिन हम जैसे ही ए डिटरमिनेंट यानी कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है तो मैं कैसे जानूं कि ये इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए उसने फिर से उसको आगे एक कंडीशन दे दी है कि आपका जो एडजॉइंट ए इंटू बी है, अगर ये प्रोडक्ट आपका 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। एक्चुअल में हम मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बाय मैट्रिक्स मेथड। यहीं पर जब हम डिटरमिनेंट का यूज़ कर लेंगे तो ये हमारा डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू आएगा। यही सब नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए जब हम रैंक का यूज़ कर लेंगे तो ये रैंक मैट्रिक्स के रूप में हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके धीरे धीरे आराम से देखते जाते हैं, आप वीडियोस देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूशंस का एक चार्ट। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग प्रोसेस में लेते हैं, एक एक करके प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम आती हैं और उन्हें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, तो पहली कंडीशन जो है वो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर ले लिया है x प्लस वाई प्लस जेड, जस्ट अ मिनट,
ये दे रखा है, ये जो इक्वेशन है जो बनी हुई है उसी को ही ले लेते हैं, बार बार कौन लिखेगा। तो ax इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू 0, आप समझ गए होंगे हम उठा रहे हैं यहाँ पर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो अब यहाँ से मुझे अगर वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, ये देखिए ये स्कूलिंग के लिए काम आ जाएगी। क्या हो जाएगा, अगर हमें x की वैल्यूज़ यानी कि हमें वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं इनके, x की वैल्यूज़, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला आपका टारगेट क्या है, स्टेप 1 जो है वो ये है कि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और ये जो डिटरमिनेंट आपकी आई है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ओके, स्टेप 2 में आप जाएंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो a इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, यानी a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, और अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या करेंगे, a इनवर्स का दोनों साइड प्रोडक्ट कर देंगे। तो a इनवर्स a इंटू एक्स, a इनवर्स b, सो a इनवर्स a क्या चीज़ है, आइडेंटिटी, सो a इनवर्स b i इंटू एक्स, किसी भी वेरिएबल में अगर 1 का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो क्या आता है, वही आता है। तो इसी तरीके का मैट्रिक्स में भी है a इनवर्स b की कंडीशन। तो यहाँ पर a इनवर्स क्या है बच्चों, a इनवर्स है एडजॉइंट a अपॉन a डिटरमिनेंट, और a डिटरमिनेंट आप पहले ही कह चुके हो नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली x कितना आ जाता है, एडजॉइंट a इंटू b अपॉन a डिटरमिनेंट, सिंस a डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहीं से आपके वो देखिए जो लास्ट वाले केस थे ना, जब हम लोगों का a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आया था तो फिर हम लोग किस पर चले गए थे, एडजॉइंट a इंटू b निकालने के लिए, ठीक है ना। वहाँ से हमें पता चल रहा था जब दोनों 0 तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर हमारे पास ये 0 है, डिनोमिनेटर 0 है लेकिन न्यूमरेटर हमारे पास नॉट 0 है, तो फिर वो नो सोल्यूशंस के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब एक प्रॉब्लम से भी इसको देख लें, क्योंकि क्या होता है ABCD से किसी चीज़ को आप थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं। तो एक प्रॉब्लम करते हैं और उससे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास, एक इस पे एक प्रॉब्लम उठाते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस, एक प्रॉब्लम लेते हैं क्योंकि जिससे बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। ठीक, अब वो आपसे कह रहा है, ये मैंने आपको इक्वेशन दे दी है नॉन होमोजीनियस फॉर्म में, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पहले तो ये चेक करना है कि ये यूनिक है, इनफाइनाइट है कि नो सोल्यूशन है, और अगर उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ax इक्वल टू b से इसको सॉल्व करेंगे। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये लिखना ज़रूरी है, ध्यान से बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से स्कूलिंग है, ठीक है। स्कूलिंग प्रोसेस करने से क्या रहता है कि आपको एक बार इसका पूरा एक्सप्लेनेशंस पता चल जाता है। जब आप पूरा एक्सप्लेनेशंस जान जाते हैं तो फिर आप इसमें जहाँ पर भी चाहें, जरा सा भी कहीं पर चेंज हुआ होगा तो वो आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स मेथड ए हमारे पास कितना आ रहा है, 1 1 1 1 2 3 2 3 4, ओके। बी मैट्रिक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 5, ओके। 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 इंटू 3, ओके। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो 1 1 1 1 2 3 2 3 4 एक्स वाई जेड और 1 2 5, ओके। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशंस के बाद आप सीधे यहाँ पहुँच जाइए
x इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू बी अपॉन ए डिटर्मिनेंट में। तो अब चलिए स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 3 और 2 3 4। ओके, ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं C2 ऑपरेशन लेकर के, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लीजिए C2 माइनस C1, C3 में ऑपरेशन C3 माइनस C1, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 0 1 1 0 2 2। ओके, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 2, अगर हम कॉमन ले लें तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम और ये कॉलम दोनों ही सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 1 2 0 1 1 0 1 1। ओके, और अगर 2 कॉलम किसी के सेम हैं, C2 आइडेंटिकल विथ C3, तो उस केस में हमारा ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0। चलिए, बहुत बेहतरीन हो गया। सिंपल वाले की बजाय हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की तरफ चल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ चुका है, इसको हटा दें बेटा। ए डिटरमिनेंट 0 आ चुका है, तो अब हमारा अगला केस क्या होगा, अगला टारगेट क्या है, एडजॉइंट A इंटू बी चेक करना। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि अगर A डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तो आपको फिर जा करके एडजॉइंट A इंटू बी चेक करना होगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर ये नो सोल्यूशन। अब देखिए, नो सोल्यूशन अगर होगा तो फिर हम XYZ को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं वो भी बताते हैं। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए कि कौन सा सोल्यूशन है, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि A11 A12 A13 A21 A22 A23 दीज आर द कोफैक्टर्स, बताया है मैंने। A31 A32 A33, ठीक है ना। तो एडजॉइंट A वाले मैट्रिक्स में आपके पास जो कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो A11 डायरेक्ट वाला केस ले लें कि पूरा प्रोसेस वैसे लें A11 के केस में, तो मैं फिर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये ध्यान से देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आइए डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेते हैं अब इसमें कोफैक्टर्स के लिए। ये सब पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है आपको। तो जब हम अपने इस ए डिटरमिनेंट वाले केस में जाएंगे, ये ए डिटरमिनेंट तो लिख ही लेते हैं फिलहाल, इसको हटा दें, इसका कोई काम नहीं है। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 1 1 1 1 2 3 2 3 4। ओके, तो 1 के केस में रो गया, कॉलम गया 2 3 3 4। नेक्स्ट 1 के केस में जाएंगे 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट 1 2 2 3, नेक्स्ट 1 1 3 4, नेक्स्ट 1 1 2 4, नेक्स्ट 1 1 2 3, नेक्स्ट 1 1 2 3, नेक्स्ट 1 1 1 3, नेक्स्ट और कौन सा है 3 वाला केस है 1 1 1 2। ठीक है, ये आपने कोफैक्टर्स के लिए साइन पहले लगा दिया, फिर अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 8 - 9 -1 हो गया,
माइनस ये था 4 माइनस 6 माइनस 2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ये 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, ये 4 माइनस 3 यानी माइनस 1 आ गया, 4 माइनस 2 2 आ गया, 3 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। जल्दीबाजी मत करिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। 3 माइनस 2 यानी 1 आ गया, और 3 माइनस 1 यानी माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं अब आगे। अब इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये कंडीशन आ गई आपकी -1, ठीक है। अब 1 2 वाले को यहाँ पर रखना है कॉलम वाइज, 2 आ गया, ठीक है, और -1 -1 2 -1 1 -2 1, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट इनटू बी चाहिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, थोड़ा सी प्रॉब्लम लेंथी होती है, लेकिन अब क्या करोगे, थोड़ा सा लेंथी है। तो -1 -1 1 2 2 -2 -1 -1 1, और b आपको दे रखा है कितना 1 2 5 1 2 5। आइए अब चेक कर लेते हैं क्या ये 0 है। -1 -2 +5, ओह यहीं से ही नहीं मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है। तो ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया -10। वैसे अगला कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब 2 और +5, ओके। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गया, ये कितना आ गया -4 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, ओके। यानी एडजॉइंट A इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हम कहाँ पहुँच गए, नो सोल्यूशन में। और नो सोल्यूशन है तो x y z जो हमारे वेरिएबल हैं उनके हमें क्या मिलेंगे, नो सोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये नो सोल्यूशंस की कंडीशंस आपके पास आ गई। मान लीजिए अगर ये भी 0 0 0 आ गया होता तो हम इनफाइनाइट सोल्यूशन पे चले जाते, और अगर जब हम इनफाइनाइट सोल्यूशन पे चले जाते तब क्या करते वो सुन लीजिए। मान लेते अगर यहाँ पर हमारे पास 0 0 आ जाता तो दोनों केस हमारे 0 हो जाते, इनफाइनाइट पे आते, तो आप किसी एक वेरिएबल को कोई अलग पैरामीटर लेते, क्योंकि तब क्या है ना कि हमारा कोई भी दो इक्वेशन जो होती, कोई दो वेरिएबल वो तीसरे पे डिपेंड करता। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू हमने t कह दिया तो x और y की वैल्यू फिर t पे डिपेंड करती, तो t की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाते हैं। और अगर शुरुआत में ही आपका a डिटरमिनेंट ही नॉट इक्वल टू 0 होता तब तो x y z का सिंगल वैल्यूज़ निकल के आती, यानी कि आपका यूनिक सोल्यूशंस निकल के आता। क्लियर। अब आइए मैं आपको इसको मतलब कोरिलेट करता हूँ। ये जो आप चीज़ें देख रहे थे ये आप देख रहे थे मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर मैं इसको प्लेन पर जाकर यानी कि वेक्टर 3D के प्लेन पर जाकर के मैं कोरिलेट करूँ तो किसके साथ ये कोरिलेट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3। ध्यान देना बेटा, अगर हम यहाँ पर अभी तो आप 12th में आ रहे हैं ना, 11th पास आउट होकर के, तो अभी आपने वेक्टर 3D नहीं किया होगा, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे 2021 में 2021 में, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप को प्लेन भी पता है और ये मैट्रिक्स भी, तो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया होगा, आपको इसको प्लेन के साथ कोरिलेट करना होगा। कोरिलेट करने का मतलब अगर वो कह दे कि ये यूनिक सोल्यूशन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि तीन प्लेन जो हैं वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये देखिए, सॉरी ये ठीक है, 3 points cuts in a 1 point, 3 plane cut in a 1 point, so this is the unique solution, ठीक है। देन a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर तीन प्लेन एक ही पॉइंट पर कट करते हैं तो फिर वो क्या होगा, हमारा यूनिक सोल्यूशंस होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो सेकंड थिंग है हमारे पास, सॉरी ये क्या, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। अगर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस कब होंगे कि हमारे पास जो ये प्लेन है, ये प्लेन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, पैरेलल की कंडीशन।
ठीक है। पैरेलल वाली कंडीशंस होगी तो हमारे पास क्या होंगे, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस ये रखेंगे। पैरेलल एंड कोइंसिडेंट अगर करते हैं तो भी ये इनफाइनाइट का शो करेंगे, ठीक है। और अगर ये कहते हैं नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशंस के केस में आपके पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशंस के केस में आपके पास ये प्रिज्म फॉर्म करता है, यानी कि आपका 3 इक्वेशंस हैं, एक पहला प्लेन, दूसरे वाले मार्कर से बता देते हैं आपको, एक ये फर्स्ट प्लेन, ठीक है, ये आपका एक सेकंड प्लेन और एक ये नीचे थर्ड प्लेन, ठीक है। तो 3 प्लेन जो है, जैसे देखिए ना, देश ऐसे यूं प्रिज्म जैसे रहता है, तो ये 3 प्लेन फॉर्म होंगे जब हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस होगी। तो याद रखिएगा। अब इसी को मैं जब रैंक मैट्रिक्स में दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स में क्या रैंक होगी कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या रैंक होगी जब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन शो करेगा, क्या रैंक होनी चाहिए जब वो नो सॉल्यूशन यूज होगा, ठीक है। तो वो मैं रैंक मैट्रिक्स में देखूंगा। अभी क्या आपको मैट्रिक्स मेथड का समझ में आ गया पूरा A to Z डिटेल में। तो अब इसकी आपको प्रॉब्लम करनी है। मैंने जो प्रॉब्लम उठाई थी आर्बिट्री ऐसे उठा ली थी, लेकिन वो A डिटरमिनेंट उसका 0 निकल आया और फाइनली उसका जो आंसर आया है वो नो सॉल्यूशंस है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आना है तो आपको किसी एक वेरिएबल के पैरामीटर को चेंज करना होगा और x और y की वैल्यू उसी के पैरामीटर के फॉर्म में निकालनी होगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर A डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो x y z आपके पास अलग अलग सिंगल वैल्यूज निकल के आएंगे, दीज आर कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका फाइनल हो गया, समझ में आ गया। तो अगले केस के लिए हम लोग बात करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।